वेलकम टू लास्ट माइल एजुकेशन। हम लोग लास्ट 2 वीडियोस में 500 साल का भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने देखा कि डेक्कन में क्या हो रहा था उस समय पे। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने चेरा, चोलाज और पांड्यास के बारे में साउथ इंडिया को पढ़ा। अब की बारी है कि अब नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था उस समय पे। तो 200 बीसी में ही 200 बीसी से 100 बीसी तक ही बहुत सारे फॉरेनर्स नॉर्थ इंडिया में आ रहे थे। फॉरेन इन्वेडर कह लें, क्योंकि ये जो फॉरेनर्स आ रहे थे वो कहीं ना कहीं इंडियंस ही बन जाने वाले थे। आज हमारी संस्कृति में हम लोग उनको भी अपने चारों तरफ पा सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वो जेनेटिकली हो चाहे वो कल्चरली हो। तो ये कौन थे? इनमें से थे इंडो ग्रीक्स, बैक्टीरियन ग्रीक्स, पार्थियान्स, कुषाण और शाकाज। शाका के बारे में आपको याद होगा, हमने पढ़ा था जब सातवाहन किंगडम के बारे में पढ़ा था, तो उसको भी एक बार हम रिवाइज करेंगे। और इसमें से जो इंडो ग्रीक्स और एक और बैक्टीरियन ग्रीक्स, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो पार्थियान्स, कुषाण और शाकाज थे ये सारे के सारे सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया वही कंट्रीज जिसको हम लोगों ने उस दिन समझा था, वही कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारी 4-5 कंट्रीज का समूह है, वहीं से ये सारे आया करते थे। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले तो हम समझते हैं इंडो ग्रीक्स के बारे में। तो हमें ये पता है कि एंशियंट पीरियड में जो मौर्य रूल किया करते थे उस समय पे कौन आया था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट चले गए पूरा का पूरा जो पंजाब रीजन है वहां से, तो उसके बाद उनके गवर्नर रूल किया करते थे उन क्षेत्रों पे। वो काफी पीछे तक चले जा चुके थे, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे क्षेत्र थे, वहां पे अलेक्जेंडर के गवर्नर रूल किया करते थे। बट जब मौर्य एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो इन गवर्नर्स को लगा कि अब तो चीजें कमजोर हो गई हैं और उनके लिए बहुत टफ नहीं था कि वो जो गांधार रीजन था, पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र हो गया, पंजाब तक उन्होंने पूरा का पूरा अपना कंट्रोल कर लिया और यहाँ पर वो रहते थे, उसको हम कहते थे पूरा गांधार प्रोविंस। उनमें से कुछ तो बुद्धिस्ट बन गए, कुछ वैष्णवाइट्स थे, विष्णु भगवान को मानते थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो डायरेक्टली ग्रीक्स ना हो, कि वो इंडो ग्रीक्स कहलाए, क्योंकि उनके रहने सहने पे इंडियन और ग्रीक्स दोनों का मिला जुला प्रभाव था। उसमें से तो एक बहुत बड़ा मिनेंडर नाम का व्यक्ति सामने आता है जिसके बारे में आगे की क्लासेस में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। फिर थे शाकाज को हम लोगों ने समझा था कि वो वेस्टर्न वही सेंट्रल एशिया से आए थे और उनकी लड़ाई किसके साथ होती थी? सातवाहन्स के साथ। तो सातवाहन जो लोग थे उसको वो ऊपर नॉर्थ में नर्मदा को कभी क्रॉस करने ही नहीं दिया शाकाज में। और इनका मेन क्षेत्र कौन सा था? वही सौराष्ट्र वाला क्षेत्र था। याद हो आपको तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से नासिक से भी सातवाहन को इन लोगों ने खदेड़ा था। फिर क्या हुआ था कि सातवाहन के एक प्रिंस की शादी शाका के एक राजकुमारी के साथ हुई थी और तब जाके इनके संबंध थोड़े सुधरे थे। तो शाका का क्षेत्र जो वेस्टर्न इंडिया वाला था, ऊपर इनको कुषाण एम्पायर, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो नहीं बढ़ने देता था और नीचे सातवाहन इनको अपना एम्पायर एक्सपेंड नहीं करने देता था। सातवाहन को भी ये चेक इन बैलेंस करते थे कि भाई वो ऊपर ना आए, और इसी प्रकार से नीचे की तरफ सातवाहन रूल किया करते थे, तो वो शाकाज को चेक इन बैलेंस करते थे कि भाई तुम ज्यादा अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकते हो। कुषाण जो थे वो चाइनीज तुर्कमेनिस्तान के एरिया से आए थे, अफगानिस्तान तक आए और इन्होंने उस क्षेत्र से जो पहले रूल कर रहे थे, कौन? इंडो ग्रीक्स थे, पार्थियान्स थे, शाकाज थे, इन सब को डिस्प्लेस कर दिया और अपने आप को तक्षशिला, पेशावर, इन सब जगहों पे एस्टैब्लिश किया। फिर ये और आगे बढ़ते गए और गंगा के मैदान तक पहुंच गए, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इनका टाउन हुआ करता था मथुरा। अब इनका रूल कैसे होता था? तो इन्होंने अपने पूरे के पूरे किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड करके रखा था, जिसको हम कहते थे सत्रापीज यानी कि गवर्नर। तो नॉर्थ इंडिया में कनिष्क राजा थे मथुरा के, उनकी तो आर्मी सेंट्रल एशिया तक फैली हुई थी एंड ही वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर। यहाँ तक कि क्योंकि हमने बताया वो चाइनीज तुर्कमेनिस्तान वाले एरिया से आए थे, तो उनका हुड एम्पायर से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट था। यहाँ पे तो उन्होंने सबको हटा ही दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था, लेकिन इनकी जो लड़ाइयाँ होती थी वो हुड एम्पायर, उस समय पे चाइना में हुड एम्पायर रूल कर रहा था, उसके साथ होती थी। कनिष्क राजा बुद्धिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे। इसी समय पे
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। अब ये बुद्धिस्ट काउंसिल क्या थे, तो एंशियंट इंडिया में हम लोगों ने देखा है कि बहुत जब बुद्धिज्म आया तो उसमें परिवर्तन के लिए बहुत सारी गोष्ठियां हुआ करती थी, उसमें उसे ही हम कहते थे बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट काउंसिल थे और चौथा हुआ था कनिष्क के समय पे। इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन देखे गए। हम उस समय की कला को देखें तो कला भी, क्योंकि बाहर से जो लोग आए थे वो अपने साथ आइडियाज और कला के आयाम भी लेके आते हैं, तो जो गांधार क्षेत्र था उसमें ग्रीक का प्रभाव हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सिर्फ बुद्ध की प्रतिमाएं वो लोग नहीं बनाते थे, बोधिसत्वास बनाते थे। अब बोधिसत्वा कौन थे, तो बुद्ध के पहले ऐसा माना जाता है कि वो बुद्ध कई जन्म से होके गुजरे थे, जिनको हम कहते हैं बोधिसत्वा। इसकी बहुत सारी कहानियां उस टाइम पीरियड में जातक कहानियों के नाम से जानी जाती हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी हैं, वैसे ही छोटी छोटी ज्ञानवर्धक कहानियां जो कि बोधिसत्वा को डेडिकेटेड था, ऐसी कहानियों को कहते थे जातक कहानियां, जातक टेल्स। तो ये लोग इस पे बुद्धिस्ट आर्ट क्या करते थे, या तो बोधिसत्वा को बनाते थे या बुद्धा को बनाते थे, या बुद्ध से संबंधित बहुत सारी कहानियां जो हैं उनको वो अपने रूप में दिखाया करते थे। गांधार आर्ट के पैरेलली एक दूसरा आर्ट भी उस समय प्रचलन में था, जिसको हम कहते हैं मथुरा आर्ट, जिस पर ग्रीक का उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। बनाते वो भी बुद्धा को थे, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो था, ये गांधार से लेके मथुरा तक, ये पूरा का पूरा क्षेत्र तो कनिष्क कुषाण एम्पायर के अंदर ही आता था, जो कि उस समय गहरे तरीके से बुद्धिज्म से प्रभावित था। लेकिन बुद्धिज्म, अगर हम धर्म की बात करें तो बुद्धिज्म इस समय पे एक सिंपल रिलीजन नहीं रह गया था। बुद्धिज्म के भी 2 सेक्ट आ गए थे, एक महायान और एक हीनयान। महायान बहुत सारे सेरेमनीज से घिरा हुआ था। जब बुद्धिज्म रिलीजन पहले आया तो उसमें इतनी सेरेमनीज नहीं हुआ करती थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस नए बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। वो लोग जो भारत के थे उनको कहा गया हीनयान। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो फैलाव हुआ वो महायान बुद्धिज्म का ही हुआ। हमारे यहाँ के जो टीचर्स थे, एस्ट्रोनॉमी के टीचर्स थे, वो ग्रीक के एस्ट्रोनॉमी के टीचर्स से बहुत सारे तारों के बारे में अपने ज्ञान को शेयर किए और हमारा एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट बहुत हाई पेस पे उस समय डेवलप हुआ। बाद में इसका मिसयूज भी हुआ, क्योंकि तारों के स्टडी से लोगों ने अपने भविष्य बताने स्टार्ट कर दिए। उसके साथ साथ मेडिसिन के फील्ड में भी हम लोग को यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सुश्रुत और चरक जैसे लोग इसी टाइम पीरियड में रहा करते थे। तो हम अगर इस टाइम पीरियड को देखें तो हमारे इंडियन स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स में वर्ल्ड वाइड है। इस तरीके से एक छोटा सा ग्लिम्स लिया हम लोगों ने कि इतिहास के इन 500 सालों में क्या हो रहा था। So let's recap all those things that we have discussed. In last 2 videos, including this one, we have seen that what was happening in India from 200 BC to 300 AD. मतलब कि इन 500 वर्ष में क्या हुआ। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार सातवाहन डेक्कन पे रूल किया करते थे और शाकास के साथ उनका टसल चलता था। इन द सेकेंड वीडियो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट देयर वर 3 किंगडम्स, चेरा, चोलास एंड पांड्यास। संगम लिटरेचर लिखा गया था, तीनों की आपस में लड़ाइयां होती थी। चोलास ने श्रीलंका पे भी कुछ कंट्रोल करने का प्रयास किया था। और इस वीडियो में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट इन नदर्न इंडिया सो मेनी फॉरेन इन्वेडर्स केम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हु वर दे? कुशान्स थे, इंडो ग्रीक्स थे, बैक्टीरियन ग्रीक्स थे, पार्थियान्स थे, ये शाकास थे। ये कहाँ से आए थे? मैक्सिमम ये सेंट्रल एशिया से आए थे, अगर हम ग्रीक्स को छोड़ दिए। और ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स कौन थे? वही जो अलेक्जेंडर के जनरल्स थे। उन लोगों ने जब इंडिया की तरफ कूच किया और गांधार पूरा का पूरा प्रोविंस बनाया, उसको हम कहते हैं इंडो ग्रीक्स। इसमें सबसे बड़ा एम्पायर कौन उभर के आया? जब कुषाण आया तो सबको डिस्प्लेस कर दिया, चाहे वो इंडो ग्रीक्स हों, चाहे वो पार्थियान्स हों, शाकास, सबको डिस्प्लेस करते हुए ये अपना तक्षशिला, पेशावर से लेके मथुरा तक अपने किंगडम को फैलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण राजा इसमें कौन आता है? कनिष्क। कनिष्क ने बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई। हीनयान और महायान में डिवीजन भी हुआ था उस समय पे। महायान बहुत अलग देशों में फैल भी रहा था और तरह तरह के ट्रेड की वजह से हमारे देश में नए नए आइडियाज जुड़ रहे थे, नए नए जीवन के आयाम जुड़ रहे थे। और ये लोग सिर्फ हम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं किए, बल्कि हमारे भारत का ही, हमारे पूरी की पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है उसका एक सुंदर सा हिस्सा बनकर रह गए। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भारत ने हमेशा से ही जो इन्वेडर्स रहे हैं उनको भी अपना बनाकर अपने में समाहित कर लिया है। एक ओशियन जैसा है इंडियन कल्चर, जिसमें कोई भी नदी आती है तो इसमें समाहित होकर भारतीय संस्कृति बन जाती है। थैंक यू सो मच।